अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉज पे। किरचॉफ ने हमें कितने लॉ दिए हैं एंड वो लॉ हमें क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, एंड वो लॉज किरचॉफ्स के लॉज किन प्रिंसिपल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ना सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि किरचॉफ जो है, किरचॉफ ने दो लॉ दिए हैं अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। पहला लॉ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ और करंट लॉ भी, एंड उसके बाद किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ भी और लूप लॉ भी। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले लॉ पे, जिसको हम नाम रखेंगे, हालांकि इसको किरचॉफ ने नाम रखा है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। बट इसका दूसरा भी नाम है जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, और इसको कभी कभी नाम भी बोलता है किरचॉफ्स करंट लॉ। सो ये इसके कुछ नाम है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सिंपली, और सिंपली किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। अब बिफोर के हम स्टेटमेंट पर जाए कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, हम पहले इस वर्ड जंक्शन को देखेंगे कि जंक्शन क्या होता है। हम जंक्शन वर्ड से पहले क्या समझते हैं। सो बेटा, अगर मैं आपको बोलूंगा कि जंक्शन क्या होता है अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में, अपने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन, और इसको हम नोड भी बोलते हैं बेटे, नोड और जंक्शन अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है अपने सर्किट में, और वी कैन से अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एक से ज्यादा वायर्स जुड़े होंगे। मानते हैं कि यहां से कोई एक वायर ऐसे है, दूसरा कुछ ऐसे वायर है, थर्ड कुछ ऐसे है, फोर्थ कुछ ऐसे है, फिफ्थ कुछ ऐसे है। ये बहुत सारे वायर्स है बेटे, ये कुछ वायर्स है अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एंड ये वायर्स जो है इस पॉइंट से जुड़े हुए होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था, अगर मैं आपको बोलूंगा कि हमारे पास रेजिस्टर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आप क्या समझते हैं कि यहां से एक रेजिस्टर है, फिर इस पॉइंट से दूसरा रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट से फिर थर्ड रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, एंड यहां से इस पॉइंट से ये कनेक्ट है। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो अगर आप ध्यान दें ये R1, R2 एंड R3 सारे रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं यहां पे इस पॉइंट के साथ। सो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां से एक वायर है, यहां से दूसरा वायर है, यहां से तीसरा वायर है, यहां से चौथा वायर है, एक पॉइंट पे चार वायर्स जो है कनेक्ट हुए हैं, एंड इसी पॉइंट को हम अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में बोलते हैं ये एक जंक्शन है बेटे, और जिसको हम बोलते हैं कि ये एक नोड है बेटे। सो एक नोड, एक जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एक से ज्यादा वायर्स जो है जुड़े हुए होंगे। या इस पॉइंट को अगर आप एनालाइज करें, इस पॉइंट को भी हम बोलेंगे कि ये एक नोड पॉइंट है यहां पे हमारा, और वी कैन से ये हमारा जंक्शन है यहां पे, क्योंकि यहां पे बहुत सारे वायर्स जो है जुड़े हुए हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये जंक्शन जो है और नोड जो है समझ आया होगा कि जंक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। नाउ हम स्टेटमेंट देखेंगे किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एंड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है। नाउ अगर हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो इसका स्टेटमेंट है, किरचॉफ ने हमें दिया हुआ है इसका स्टेटमेंट। सो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, बहुत सिंपल है। किरचॉफ हमें फर्स्ट लॉ से ये सिखाता है कि जो एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटरिंग करंट्स होगा, आई एंटरिंग करंट्स होगा, एक नोड के जितने भी करंट्स एंटर हो रहे हैं एक नोड से, उनका एल्जेब्रिक सम सेम होगा जो करंट्स लीव कर रहे हैं। सो एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ लीविंग करंट्स। एक नोड के जितने करंट एंटर हो रहे हैं उतने ही करंट लीव भी करेंगे। सो ये हमारे पास नोड है बेटे, एंड मानता है कि इस नोड में जो है यहां पे कुछ ऐसे है, एंड कुछ I1 एंड I2 जो है वो एंटर हो चुका है इस नोड में, एंड यहां से I3 एंड I4 लीव कर रहा है। नाउ किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट के हिसाब से ये एल्जेब्रिक सम ऑफ I1 एंड I2 सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ I3 एंड I4। तो हम यहां पे फर्स्ट लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म पे जाएंगे, तो इसका मतलब है I1 प्लस I2 सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ I3 प्लस I4।
सो एक नोड पे जितना एंटरिंग करंट होगा उतना ही बेसिकली लीविंग करंट भी होना चाहिए। ये हमें स्टेटमेंट बताता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का। एंड ये इसका फॉर्म है, ये बेटा आप याद रखना कि एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटरिंग करंट्स होना चाहिए बराबर एल्जेब्रिक सम ऑफ लीविंग करंट्स। क्लियर? सो आई होप ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ आया होगा कि एंटरिंग करंट्स का सम होना चाहिए बराबर एक जंक्शन पे जितने करंट लीव कर रहे हैं। नाउ इस स्टेटमेंट को हम डिफरेंटली एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहां पे बोलूंगा कि जो एंटरिंग करंट्स है वो किसके बराबर है, वो लीविंग करंट्स के बराबर है। नाउ अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा, ऐसे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मानते हैं यहां पे मैं मानता हूं कि एक सिचुएशन ऐसा है कि ये एक नोड है हमारे पास, एंड इस नोड से बेटे यहां पे कुछ करंट I1 आया है, कुछ करंट I2 आया है, एंड यहां से जो करंट लीव हो चुका है, मानते हैं यहां से करंट I4 एंड I3 लीव हो चुका है ना। मैं आप लोगों को दो स्टेटमेंट बताना चाहता हूं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं आप लोगों को दो स्टेटमेंट्स बताना चाहता हूं। पहला कि अगर I1 प्लस I2 जो करंट एंटर हो रहा है, क्लियर, ये करंट जो है ये एंटर हो रहा है, इनका सम जो है, जो I1 प्लस I2, इनका सम अगर ग्रेटर हो गया I4 एंड I3 से। सो सबसे पहला पॉइंट, जो I1 एंड I2 का जो एल्जेब्रिक सम है, वो एल्जेब्रिक सम जो है वो ग्रेटर है किससे, I3 प्लस I4 से। इस स्टेटमेंट से हम क्या समझते हैं बेटे कि I1 एंड I2 जो एंटरिंग करंट है, इसको मैं यहां पे लिखूंगा भी, जो एंटरिंग करंट है वो ग्रेटर है जो लीविंग है बेटे। सो ध्यान रखना यहां पे जो एंटरिंग है वो ग्रेटर है। ये नहीं है, ये हमने रखा हुआ है सिचुएशन इस नोड और जंक्शन पे। ये कोई नोड और जंक्शन हमने बनाया हुआ है, इस पे हमने एक सिचुएशन लिखा है, ये सिचुएशन है। जो एंटरिंग करंट है वो ग्रेटर है लीविंग करंट से। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए सेम, लेकिन यहां पे ये डिफरेंट है, एंड इनका सम जो है ग्रेटर है किनके सम से, लीविंग के सम से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से ये जो नोड है, यहां पे बेटे ध्यान रखना, ये जो नोड है यहां पे मैं लिखूंगा, ये जो नोड है यहां पे, इस केस में इस केस में जहां पे एंटरिंग का सम ग्रेटर होगा लीविंग से, इस केस में ये नोड जो है बेसिकली एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज ए सिंक। क्योंकि अगर ये सिंक एक्ट कर रहा है तभी जाके लीविंग करंट्स का जो वैल्यू है वो बेसिकली स्मॉल होगा, क्योंकि यहां से ये नोड जो है ये एक्ट कर रहा है एज अ सिंक, इसमें कुछ करंट जा रहा है, इसमें कुछ चार्ज जा रहा है, एंड जो ये वापस दे रहा है ये इनके सम का लेस वापस दे रहा है। ये पॉसिबल तब है I3 एंड I4 का जो लीविंग है उनका सम लेस देन होगा एंटरिंग से, जब ये नोड हमारे पास प्रेजेंट है ये एक्ट करना चाहिए एज अ सिंक। सो उस केस में ये पॉसिबल है। नाउ सेकंड कंडीशन जो पॉसिबल है कि मैं मानता हूं कि जो I1 प्लस I2 है वो लेस देन है किससे बेटे, वो लेस देन है I3 प्लस I4 से। सो इसका मतलब क्या है कि जो एंटरिंग है वो लेस देन है किससे बेटे, लीविंग से। सो वो लेस देन है लीविंग से। इस कंडीशन से आप लोग क्या समझते हैं कि जो एंटरिंग है वो लेस देन है लीविंग से। इसका मतलब यह है कि यहां से कुछ अमाउंट एंटर हो चुका है लेकिन यहां से कुछ ज्यादा अमाउंट बाहर निकला है। ये कब पॉसिबल है, ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब हमारा यहां पे नोड जो है वो एक्ट करेगा एज अ सोर्स, क्योंकि यहां से ही कुछ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो बाहर लीव हो रहा है वो बाहर देगा हमें ये नोड। सो जो नोड है इस कंडीशन में ये एक्ट कर रहा है, वी कैन से ये एक्ट एज अ सोर्स। पहली कंडीशन में जहां पे एंटरिंग ज्यादा था लीविंग से तब जाके ये एक्ट कर रहा था एज अ सिंक। सेकेंड कंडीशन में जब एंटरिंग स्मॉल है लीविंग से तब जाके ये एक्ट कर रहा है एज अ सोर्स। सो अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा पहली कंडीशन में मानते हैं कि यहां से जो I1 एंड I2 है, जो I1 एंड I2 का एंटर हो चुका है यहां से, मानते हैं यहां से कुछ, मानते हैं इस कंडीशन में, इसको मैं यहां पे फिर से ड्रॉ कर देता हूं इस कंडीशन को, मानते हैं इस कंडीशन में जो I1 एंड I2 जो है
सो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मानता है जो करंट एंटर हो चुका है वो 2 एम्पियर है, एंड जो करंट लीव हो चुका है वो मानता है वो 1.5 एम्पियर है। सो ये जो नोड है यहाँ पे इसने क्या किया है, एक्ट एज सिंक, एंड इसमें कितना चला गया है, इन दोनों का डिफरेंस का मतलब इसमें 0.5 एम्पियर चला गया है, जो बेसिकली इसमें एक्यूमुलेट हो चुका है। सो ये पहला कंडीशन है। नाउ सेकंड कंडीशन से हम कैसे समझते हैं इस सिचुएशन को। देखो बेटे सेकंड सिचुएशन को हम कैसे समझेंगे, बहुत सिंपल है। सो बेटे यहाँ पे ध्यान रखें आप, सेकंड सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन है हमारा, यहाँ पे ये जो है नोड पॉइंट है। सो ये एंटरिंग करंट है, मानता है कि एंटरिंग करंट 2 एम्पियर है, एंड यहां से लीविंग जो है वो 2.5 एम्पियर है। तो यहां से जो 2.5 एक्स्ट्रा आया हुआ है सेकंड कंडीशन में, तो इसका मतलब है ये एक्ट हो रहा है एज ए, ये हो रहा है एक्ट एज सोर्स, ये एक्ट एज सोर्स हो रहा है, एंड ये सोर्स जो है कितना करंट हमें दे रहा है, बेसिकली 0.5 एम्पियर का करंट दे रहा है ना। क्या किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि ये जो नोड यहां पे है ये एक्ट कर रहा है एज ए सिंक और एक्ट कर रहा है एज ए सोर्स? नहीं, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से हमें ये पता चलता है कि जो करंट एंटर हो रहा है एक जंक्शन पे वही करंट लीव भी होना चाहिए। सो ये तो ना एक्ट करेगा एज अ सोर्स, ना ही तो ये एक्ट करेगा एज अ सोर्स, बिकॉज ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। नोड जो है ये एक्ट नहीं करना चाहिए एज अ सिंक एंड सोर्स, क्योंकि किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से हमें यह पता चलता है कि अगर यहां से 2 एम्पियर आता है, यहां से 2 एम्पियर ही बाहर चलना चाहिए। सो 2 एम्पियर ही यहां से बाहर चलना चाहिए, एंड यहां से अगर 2 एम्पियर आता है तो 2 एम्पियर ही यहां से बाहर चलना चाहिए। यह हमें किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से पता चलता है। ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं है, यह स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। नाउ हम ये भी कह सकते हैं स्टेटमेंट कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट कि जो हमारा नोड है और जो हमारा जंक्शन है, that neither acts as a source nor acts as a sink. So ये भी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि sum of entering current is equal to sum of leaving current, तो हमने ये समझा कि जो हमारा नोड है, जो हमारा सिंक है, वो एक्ट नहीं करता है एज अ सिंक एज अ सोर्स, बिकॉज अगर वो सिंक और सोर्स एक्ट करेगा तब जाके सिचुएशन ये और ये आएगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ में। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या सिचुएशन होता है, जितने करंट्स एंटर होते हैं उतने ही करंट्स लीव भी होते हैं। तो इसका मतलब हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अब जो किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट है इसको हम और एक फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो हमारा नोड है और वी कैन से जो हमारा जंक्शन है, जो हमारा जंक्शन और नोड है, इट नाइदर एक्ट्स एज sink nor as source, so जो हमारा नोड और जंक्शन है ये ना ही तो एक्ट होना चाहिए एज ए सिंक, ना एक्ट होना चाहिए एज ए सोर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये नोड पे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगा, जितना एंटर होगा उतना ही लीव होगा। तो इस प्रिंसिपल से हमें बेटा ये भी पता चलता है कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली सपोर्ट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ को। सो जो चार्ज है वो एक सिस्टम में कंजर्व रहता है, किसी भी जगह पर एक्यूमुलेट नहीं हो जाता है, जितना एंटर होता है उतना ही लीव भी होता है। तो यहां से तो हमें वही पता चलता है कि जब एक नोड, जब एक जंक्शन नहीं करता है एक्ट एज ए सिंक और सोर्स, तब जाके हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली सपोर्ट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ को। सो जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, हम ये भी बोल सकते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ सपोर्ट्स, हम यहां पे लिख सकते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और वी कैन से जो किरचॉफ जंक्शन लॉ है, so we can say junction law supports conservation of charge. So पहला जो लॉ है किरचॉफ का, ये हमें सपोर्ट करता है किसको, चार्ज को, कि एक सिस्टम में चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा, जितना इनफ्लो होगा चार्ज का उतना ही आउटफ्लो होगा। कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगा अपने नोड पे। इसका मतलब है कि जो हमारे पास नोड है, ना तो ये एक्ट करना चाहिए एज अ सिंक, ना ही तो ये एक्ट करना चाहिए एज अ सोर्स। सो किरचॉफ उसका फर्स्ट लॉ जो है हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका स्टेटमेंट हमने सीखा, एंड ये हमने सीखा हुआ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ में कि एंटरिंग करंट सेम होता है, लीविंग करंट जितना होगा, एंड हमने ये भी सीखा हुआ है कि
जो नोड है और जो जंक्शन है वो नहीं करता है एक्ट एज अ सिंक और सोर्स। इसका मतलब ये भी है कि जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है वो सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ को। सो आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट लॉ समझ आया होगा। तो फर्स्ट लॉ का अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि फर्स्ट लॉ से हम करंट्स का वैल्यू यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। एग्जांपल यहाँ पे है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। मानते हैं यार यहाँ पे एक जंक्शन है एंड इस जंक्शन पे मानते हैं कि यहाँ से कुछ करंट है, यहाँ से कुछ करंट है 2 एम्पियर, यहाँ से कुछ करंट है 3 एम्पियर बेटे। सो ये दोनों जो है ये एंटरिंग करंट्स है ना। यहाँ से जो बेटे करंट है वो लीव कर रहा है, मानते हैं कि ये 8 एम्पियर है ना। यहां से आपको देखना है कि जो ये वायर है इस वायर में कितना करंट है ना। आप लोगों को भी नहीं पता है कि इस वायर में जो है एंटरिंग करंट होगा कि लीविंग करंट होगा। आपकी मर्जी है, आप लोग एंटरिंग भी रख सकते हैं, लीविंग भी रख सकते हैं। क्लियर? चलो मैं आप लोगों को दोनों सिखाऊंगा कि मानते हैं कि यहां पे जो करंट है मैं लीव रखता हूं, लीविंग करंट रखता हूं। फिलहाल मुझे नहीं पता है, मैं मानता हूं यहां पे जो करंट है वो आई करंट है एंड वो कितना है, वो लीव हो रहा है। क्लियर? मैंने इसको अपने ही कन्वेंशन के हिसाब से रखा है, खुद ही मैंने इसको रखा हुआ है कि ये लीव करंट है। ये हो सकता है ये इनकमिंग करंट भी होगा, ये एंटरिंग करंट भी होगा, लेकिन फिलहाल के तौर पर मैंने इसको लीविंग करंट रखा हुआ है ना। अगर आप किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज करें तो क्या कहता है हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कि जितना एंटरिंग करंट होगा उतना ही लीविंग करंट भी होना चाहिए। क्लियर? सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एंटरिंग करंट कितना है, एंटरिंग करंट ये 2 एम्पियर है एंड एंटरिंग करंट यहाँ पे ये एम्पियर है, 3 एम्पियर है, तो लीविंग कितना है I एंड 8। इसका मतलब है कि जो 2 एम्पियर है प्लस 3 एम्पियर है ये एंटरिंग है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये एंटरिंग है। ये किसके बराबर होना चाहिए, लीविंग के बराबर होना चाहिए। लीविंग कितना है 8 है एंड प्लस है हमारा I एम्पियर, ये है लीविंग। सो 2 करंट्स है लीविंग। नाउ अलजेब्रिक सम कितना होगा, 3 + 2 मतलब ये 5 है, इक्वल टू 8 + I। नाउ अगर मैं इस I का वैल्यू निकालूंगा, ये I क्या आएगा, ये 5 - 8 आएगा, तो I का वैल्यू जो है 5 - 8 -3 एम्पियर है। तो बेटे देखो यहाँ पे I जो है मैंने जो डायरेक्शन चूज करके रखा हुआ था, मैंने इसका डायरेक्शन जो है चूज करके रखा हुआ था यहाँ पे क्या, लीविंग। मैंने चूज किया था लीविंग डायरेक्शन। सो मैंने यहाँ पे चूज किया था लीविंग डायरेक्शन। लेकिन अगर आप यहां पे देखें जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें आया, यहां पे नेगेटिव साइन आया है। इसका वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो 3 होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है बेटे लीविंग नहीं होगा बल्कि एंटरिंग होगा। इसका 3 एम्पियर होगा बट ये एंटरिंग होगा। ये एंटरिंग हमें कहां से समझ आया, ये हमें यहां से आया समझ, माइनस साइन से। अगर यहां पे पॉजिटिव साइन आता हमें तो इसका मतलब है जो हमने डायरेक्शन चूज किया था उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है, अपोजिट है। इसका मतलब है जो करंट है वो लीविंग नहीं है, वो उसके अपोजिट में है, मतलब वो एंटरिंग में है। नाउ अगर आप अब सिचुएशन को देखें बेटा, अब सिचुएशन को अगर आप देखें, एंटरिंग का सम होना चाहिए लीविंग के सम के बराबर। अब देखें यहाँ पे एंटरिंग 2 है, 3 है, यहाँ पे 3 है, लीविंग 8 है। इसका मतलब है यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा 2 + 3 सारा एंटरिंग है, होना चाहिए बराबर लीविंग के बराबर। यहाँ से 8 है तो 2 + 3 कितना हो गया बेटे, 5 + 3 हो गया 8। इसका मतलब ये 8 है तो यहां से भी जाके 8 ही है। सो RHS LHS के बराबर हो गया, कोई भी चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। नाउ अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किरचॉफ्स के सेकंड लॉ पे। देखेंगे कि किरचॉफ्स का सेकंड लॉ जो है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, वो हमें क्या मैसेज कन्वे करता है एंड वो किस प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहा है। आई होप कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां पे हम बात करेंगे किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।